दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं फिर आज की खबरों की ओर। दोस्तों लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत आज 1 जून को मतदान होगा। जब मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से लगातार कार्य किए गए, इसके बावजूद भी बिहार में अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा। ऐसे में आज 7वें चरण के आखिरी चरण के मतदान पर भीषण गर्मी का असर भी पड़ सकता है। ये मतदाताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। आपको बता दें कि बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के असर को इससे ही समझा जा सकता है कि आरा में 4 मतदान कर्मियों की हीट वेव से जान चली गई है। भोजपुर में जिला अधिकारी महेंद्र कुमार के अनुसार आरा में 4 मतदान कर्मियों की जान जा चुकी है। जी हाँ, हालांकि मतदान कर्मियों और फिर मतदाताओं को गर्मी में राहत दिलाने के लिए सभी बूथों पर पेयजल, शेड और फिर अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग आज होनी है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कुमार ने अपना अनुमान बताया है। उनका अनुमान है कि इस बार का आम चुनाव एक तरफा नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष का कहना है कि मेरा मानना है कि बहुमत का आंकड़ा छूने में बीजेपी को दिक्कत होगी। हालांकि वे अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। मुझे लगता है कि वे किसी न किसी तरह से सहयोगियों के बलबूते सरकार बना सकती है। जहां तक पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात, तो फिर शायद वे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दूं कि हाल ही में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 पार के नारे को लेकर के बड़ा अनुमान लगाया था। उनका कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी 272 सीटों के पार नहीं जा रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं पिछले 8 हफ्तों से ये कह रहा हूं कि बीजेपी 272 पार नहीं कर पाएगी। छठे फेज के बाद ये आंकड़ा और भी नीचे जाता दिख रहा है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि गुजरात से लेकर के बिहार को देख करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 210 पर रुक जाए। यदि बीजेपी 210 पर रुकती है तो इंडिया गठबंधन 272 के पार पहुंच जाएगा। साथ ही योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मैं समझता हूं कि साथ ही 2 संभावना पर बात करते हैं कि बीजेपी 30 से 40 सीट से दूर रह गई तो फिर इंडिया के साथ ही इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। यदि बीजेपी 210 सीटों के करीब आ जाती है तो एनडीए गठबंधन 250 तक रह जाता है। ऐसे में वैकल्पिक सरकार भी बन सकती है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज वोटिंग होनी है। इसी बीच सम्राट चौधरी ने, जो कि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है प्लस बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में सभी 40 की 40 सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए भाजपा लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी लड़ती है और आज भी लड़ रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी को सभी 40 की 40 सीटें देने जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि सच में बिहार की जनता सभी 40 की 40 सीट मोदी के झोले में डालेगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे बता रहे हैं कि अगर वो सांसद बन जाते हैं तो उसके लिए वो पहला काम क्या होगा। आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के इस फैसले को सुनकर के काराकाट की बहन बेटियां खुश हो सकती है। वायरल हो रहे वीडियो में पवन सिंह कहते हैं कि बातों पर भरोसा ना हो तो मैं लिख करके भी दे सकता हूँ कि सांसद बनने के बाद जो सांसद की जो तनख्वाह मिलती है उसकी मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा, उस पैसे से मैं अपने समाज की गरीब बेटियों की शादी करूंगा। इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुपरस्टार के फैंस वीडियो को देख करके खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जय एनडीए से काराकाट के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जबकि महागठबंधन की ओर से भाकपा माले ने राजाराम को प्रत्याशी घोषित किया है। दोस्तों पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर सियासत गरमाया हुआ है। विपक्ष ने इसे लेकर के पीएम मोदी पर हमलावार हैं, तो वहीं पर अब बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने विपक्ष की असुरों से तुलना कर दी है। उन्होंने आरजेडी और फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सावन में मटन और फिर नवरात्र से पहले मछली खाते हैं। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने की रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में आरजेडी और फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि
ये वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए हैं। ये लोग सावन में मटन खाते हैं, नवरात्र के पहले ये लोग मछली खाते हैं। विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन की संतान बताया और फिर कहा कि जब जब वे धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करके ध्यान करते हैं तो फिर इस अनुसार प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। जब कल देर रात बगहा, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और जमुई में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बगहा के पिपरी में आंधी की चपेट में आने से 19 साल की अंगिरा कुमारी की जान चली गई। इधर पटना के मौसम में भी बदलाव देखा गया। जब विभाग के मुताबिक राजधानी पटना में आज बारिश हो सकती है और फिर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सिर्फ एक चरण का मतदान बचा हुआ है, जो कि आज हो रहा है। जी हाँ, आज ये मतदान खत्म हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आएंगे और 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर देश पर फिर से किसका राज होगा। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर इंडिया गठबंधन से कोई और आते हैं, ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले अटकलों का बाजार गर्म है और एक्सपर्ट अपना अपना अनुमान लगाने में जुटे हुए हैं। इसी तरह एक अनुमान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने टिप्पणी की है। दरअसल कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के इलेक्शन एनालिसिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायर के जर्नलिस्ट करण थापर के साथ योगेंद्र यादव की इंटरव्यू का लिंक शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि दिलचस्प, योगेंद्र यादव ने अपने पहले के अनुमानों को संशोधित किया है और अब कहते हैं कि बीजेपी निश्चित रूप से 272 से भी पीछे रह जाएगी। उन्होंने करण थापर से कहा कि बीजेपी 250 तक नीचे जा सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट मजबूत है तो फिर ये 230 तक ही भी गिर सकती है। जी हाँ, योगेंद्र यादव कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि एनडीए के बाकी हिस्से 35 से 40 सीटें जीतेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी 230 तक भी नीचे गिरती है तो वे एनडीए के बाकी हिस्सों के समर्थन के साथ भी 272 के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। आगे दिलचस्प समय है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि साल 2004 में जिस तरह से यूपीए ने सरकार बनाई थी उसी तरीके से इस बार 2024 में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश काफी दिनों से इस बात को दोहरा रहे हैं कि 2004 फिर से रिपीट होगा। दोस्तों, बिहार सरकार सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर करती है। अब इसको लेकर के एक अच्छा परिणाम भी सामने आया है। देश में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़ करके अन्य उच्च शिक्षा के विकास और फिर विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार पहले अव्वल पर है, पहले स्थान पर है। जहां बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपना ग्रॉस स्टेटस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.17% खर्च किया है। इसका खुलासा भारत सरकार की एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने हुआ है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक देश के उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने वाले राज्यों की सूची में, राज्यों की लिस्ट में बिहार में गुणात्मक सुधार की दिशा में बेहतर कार्य हुआ है। ये सूची, ये लिस्ट उन राज्यों की है जिन्होंने जीएसडीपी बजट का 1.75% से अधिक खर्च किया है। आपको बता दें कि बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण एवं नए आधारभूत संरचना का विकास पर हो रहे कार्यों की चर्चा भारत सरकार की हाल ही में प्रकाशित ऑडिट रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के बजट को शीर्ष पर रखे जाने पर भी चर्चा है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश मिलने का भरोसा जताया है और कहा है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद एनडीए के कई घटक दल ये इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कतारबद्ध होंगे। यह पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड की जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पलटी मारना चाहते हैं उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन सरकार गठन करने के लिए इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमेश ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के एक बयान से जुड़े हुए सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से कहा था कि जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा यानी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वे प्रचार में नहीं निकले हैं। नीतीश सरकार के पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न योजनाओं की बची हुई राशि संबंधित बैंक खाते में जमा न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाया है। फिलहाल इस मामले में विफल रहने वाले जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव के मई महीने का वेतन रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अपर प्रमुख सचिव मिहिर कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया है। वह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जब बैठक में चेतावनी दी गई है कि वेतन भुगतान पर रोक तब तक रहेगी जब तक बची हुई राशि खाते में जमा ना हो जाए।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान मनेर के लड्डू का जिक्र किया था, जिसके बाद यहाँ लड्डू की डिमांड अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। जहाँ सामान्य दिनों की तुलना में यहाँ लड्डू की बिक्री डबल हो गई है। लोकसभा चुनाव की जीत की उम्मीद में बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही मनेर के लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब वहाँ के दुकानदार लड्डू का ऑर्डर लेने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव की जीत के लिए लोगों से करने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस को जमकर के कोसा है। मनेर के लड्डू की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के लिए इसे तैयार रखिएगा, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीएम के इस ऐलान के साथ ही मनेर के पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने 1 क्विंटल मनेर के लड्डू का ऑर्डर दे दिया। इधर लड्डू बनाने वाले हलवाई दिनेश ने कहा कि यहाँ के लड्डू हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। इस इलाके का पानी बहुत मीठा है, इसलिए यहाँ के लड्डू का स्वाद बढ़ जाता है। दिनेश ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, लड्डू और मशहूर हो गए हैं। वहीं मनेर स्वीट्स के मैनेजर ने बताया है कि लड्डू की बिक्री में 30 से 40 किलो का उछाल आया है। दोस्तों, किशनगंज आज चाय की खेती से पूरे देश में मशहूर हो गया है। वहीं इस जिला के किसान अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ साथ अंगूर और अब वनीला की खेती को भी अपना रहे हैं। यहाँ के लोग आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर को बखूबी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। इस जिले के किसान ने वनीला की खेती शुरू करने से पहले केरल में प्रशिक्षण लिया और यहाँ वनीला खेती शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में ठाकुरगंज बिरनाबाड़ी के किसान परवेज आलम ने वनीला की खेती शुरू की है। किसान परवेज आलम ने बताया है कि इस खेती को शुरू करने से पहले केरल में इस खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया है। इसके बाद यहाँ इसे शुरू कर सका हूँ और इस खेती के बारे में स्थानीय किसान को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ जिले में वनीला की खेती सफल होती है तो फिर इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। जहाँ ये 40,000 रुपए किलो बिकता है, जबकि इसका अवशेष भी 6,000 रुपए किलो बिकता है। किसान परवेज आलम ने यह भी बताया है कि वनीला में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। कहा जाता है कि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है और ये बेहद फायदेमंद होता है जब वनीला की मार्केट में भारी डिमांड होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। जहां 2 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल को दोबारा तिहाड़ जेल जाना होगा। वहीं पर जेल जाने से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से भावुक अपील की है। जी हाँ, वहीं पर उन्होंने आशंका जताई है कि जेल में उन्हें ज्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि देश को बचाने में यदि उनकी जान भी चली जाए तो फिर जनता गम ना करें। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके माता पिता का ध्यान रखा जाए। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। साथ ही साथ कहा है कि परसों मुझे सरेंडर करना है। पता नहीं अब कब तक ये लोग मुझे जेल में रखेंगे, लेकिन ये मुझे तोड़ नहीं सकते। जेल में इन्होंने कई दिनों तक इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। जब मेरा वजन कम हो गया, मेरा कीटोन लेवल भी बहुत बढ़ गया है। जब पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। परसों 3 बजे सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकलूंगा। न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। या कहते हैं कि जब किसी को इश्क हो जाता है तो फिर उम्र जाति या फिर धर्म नहीं देखता। इश्क में एक ऐसा भी क्षण आता है जब महबूब का महबूबा के बिना जीना दुश्वार लगता है, तो फिर महबूबा का वक्त महबूब के बिना नहीं कटता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। इश्क में उम्र बंधन भी कहाँ मायने रखता है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहाँ पर प्यार में पागल सौतेली सास अपने से 13 साल छोटे दामाद के साथ फुर हो गई, यानी कि भाग गई। तो फिर वहीं पर बेचारे ससुर अब अपनी पत्नी की तलाश में जुटे हुए हैं। जहाँ मामला मुरादाबाद से है, यूपी के मुरादाबाद का, बिहार का नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर काफी ज्यादा प्रचलित है तो आपको सुना दे रहे हैं। मामला मुरादाबाद जिले की कुंदरीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में सास का अपनी उम्र से 13 साल छोटे दामाद से आंख चार हो गई, तो फिर वे कब दिल दे बैठी पता ही नहीं चला। जहाँ आग दोनों तरफ थी, इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो एक दूसरे के बिना दोनों का जीना दुश्वार हो गया था। तो एक दिन प्रेमी दामाद अपनी सौतेली सास को बाइक पर बिठा करके भाग गया। जब बैंक का काम कह करके ये दोनों निकले थे, जब घंटे तक वापस नहीं लौटे तो फिर ससुर को पूरे मामले में शक हुआ। घटना को लेकर के ससुर ने पुलिस को शिकायत दी है। जी हाँ, पुलिस ने मामला को संज्ञान में लेकर के दामाद और फिर सास को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों को जल्द बरामद करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस समय सास और दामाद की प्रेम कहानी पूरे गाँव में चर्चा का विषय बनी हुई है। 40 साल की महिला का अपने दामाद पर दिल आ गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद आज शर्म लाज छोड़ करके सास 27 साल के दामाद के साथ भाग गई। सास को भगाने वाले दामाद का भी एक बच्चा है। बहरहाल सास दामाद के इश्क की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।
दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 2025 में उनका दल बिहार में सरकार बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दल किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रशांत किशोर के ताजा बयान से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। वहीं पर भाजपा भी प्रशांत किशोर के बयान पर जरूर विचार करेगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको लिख करके देता हूं कि 2025 में बिहार में जनसुराज अपने दम पर जीत करके आएगा, और अगर ना आए तो फिर प्रशांत किशोर को ढूंढ लीजिएगा और मुझे कैमरे के सामने बैठा करके पूछेगा कि भाई तू पूरे देश के सामने तुमने कहा था, और फिर मैं सारे प्रयास छोड़ के वे प्रयास करूंगा जो आप मुझे सलाह देंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि लोग कह रहे हैं कि जनसुराज वाले भाजपा का वोट काटेंगे या फिर महागठबंधन का वोट काटेंगे। इसी गुना गणित में सब लोग पड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद वाले सोच रहे हैं कि कहीं लालटेन से केरोसिन ना निकल जाए। हम आपको बिल्कुल भी लिख करके दे रहे हैं कि ये जनसुराज ना तो भाजपा का वोट काटेगा और न ही महागठबंधन आरजेडी का वोट काटेगा। एक बार जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, हजारों लोग मिलकर के जब ये दल बनाएंगे तब ना भाजपा का वोट कटेगा ना राजद का वोट कटेगा, दोनों को जनता काट करके साफ कर देगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था, जहां यहाँ पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जो उनको बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन यहाँ के चुनाव को लेकर के विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि इस लोकसभा सीट के कई बूथों पर निष्पक्ष तरीके से मतदान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर के राजद ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव के चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कथित तौर पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है। लखीसराय, मोकामा और बरहड़िया के कुछ बूथों पर मतदाताओं को धमकाने की बात सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे गंभीरता से लिया है, यानी कि आरजेडी ने इसे गंभीरता से लिया है। राजद के सांसद मनोज झा, पार्षद कारी साहब और फिर प्रवक्ता शक्ति यादव ने चुनाव आयोग से इसको लेकर के लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन वहां की माकूल जवाब नहीं मिलने पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुंगेर में पूर्ण मतदान की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। उसके बाद अभी याचिका वापस ले ली गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये अपील की गई है कि अवकाश पीठ जल्द ही उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पूर्ण मतदान के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, जहां पर कथित तौर पर बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ निचली जातियों को वोट देने की अनुमति नहीं देने की घटना हुई है। दोस्तों, शराबबंदी वाले बिहार में एक सरकारी अफसर ने नशे में अपनी गाड़ी से चेक पोस्ट पर तैनात महिला एएसआई और फिर सिपाही को टक्कर मार दी। मामला बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर का है, जहां उत्पाद विभाग ने चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीडीओ साहब शराब के नशे में थे। चेक पोस्ट पर गाड़ी रोकने के लिए उत्पाद पुलिस द्वारा इशारा किया गया, लेकिन नशे में बीडीओ ने गाड़ी की ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। इसके बाद बीडीओ की कार बेकाबू हो गई और चेक पोस्ट पर तैनात एएसआई लवली कुमारी और फिर सिपाही आरती कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हाँ, ये घटना गुरुवार रात करीब 9:10 पर कैमूर जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के केवा स्थित उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट पर हुई है। मौके पर चैनपुर वीडियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ वह गया जिला के खिजरसराय थाना क्षेत्र के नवाढ़ी गाँव के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता को भभुआ नगर थाना पहुंचाया, जबकि घायल महिला पुलिस अफसर एवं सिपाही को सदर अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में आज यानी कि आज 1 जून को वोटिंग हो रही है। जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में मौजूदगी से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। खास करके एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजपूत डोमिनेटेड काराकाट में पवन सिंह एनडीए की वोट बैंक में ही सेंध लगाने की जुगत में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं ने काराकाट में चुनावी सभाएं की। अब आनंद मोहन की पत्नी और फिर पूर्व सांसद लवली आनंद उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजपूत वोट मैनेज करने पर उतर गई है। अपना कठिन दौर याद करते हुए उन्होंने काराकाट की जनता से इमोशनल अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ महागठबंधन से लेफ्ट पार्टी के राजा राम कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लवली आनंद ने नाम लिए बगैर पवन सिंह को नशनिया गवैया करार दे दिया और उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति का अनुभवी और फिर माहिर खिलाड़ी बताया। जब लवली आनंद ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलए बने, लोकसभा गए, राज्यसभा गए, एमएलसी भी बने, केंद्र में मंत्री भी रहे,
बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे, इतने पदों पर काम करने का अनुभव किसी प्रतिद्वंदी के पास नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सबसे बेहतर उम्मीदवार है। जब पवन सिंह के बारे में नाम लिए बगैर लवली आनंद ने कहा कि ये राजनीति है, नाचने गाने का चीज नहीं है। जब उनका काम मुंबई में होता है, काराकाट में इसका क्या काम है? नचनिया गवैनिया सेवा नहीं कर सकता। जब हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि नचनिया गवैया जो आए हैं उन्हें मुंबई भेज दीजिए, उनके लिए काराकाट धरती सही नहीं है। लवली आनंद ने कहा कि आनंद मोहन जी का भी यही संदेश है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकांश जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। स्कूलों में बच्चे की तबीयत बिगड़ने और फिर बेहोश होने की खबरें आने के बाद सरकार ने सभी स्कूलों और फिर कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी कोचिंग संस्थानों पर कोई भी इसका असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव ने 30 मई से 8 जून तक सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश जारी किया है। लेकिन सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए कई कोचिंग संस्थान शुक्रवार को खोले देखे गए। सरकारी आदेश के बावजूद भी कोचिंग संस्थानों के संचालक पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजली का बिल देते देते परेशान हो गए हैं और अब आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो आप इस योजना को लेकर के अपने बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। जी आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पीएम सूर्या घर योजना। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये एक योजना है जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, जिससे मुफ्त बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगर आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार लाभार्थियों को अलग अलग कैटेगरी में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मकसद ये है कि लोग सोलर पैनल की स्थापना कर सके और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सके। इससे आम जनता को सालाना 18,000 रुपए की बचत होगी और सरकार के ग्रीन एनर्जी का सपना भी जल्द पूरा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद अपना स्टेट चुने, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को सेलेक्ट करें। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर डालें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। पोर्टल में दिए गए डायरेक्शन का फॉलो करें। कंज्यूमर नंबर और फिर मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल का वेट करें। एक बार जब आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाए तो फिर अपने डिस्कॉम में किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाएं। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट की डिटेल डिपॉजिट करें और नेट मीटर की इंस्टॉलेशन और फिर डिस्कॉम द्वारा इंस्पेक्शन के बाद वे पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। एक बार जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाएगी तो फिर पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट की डिटेल और फिर एक कैंसिल चेक डिपॉजिट आप कर दें। जब आपको 30 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर किसी राज्य को ठगने का काम किया है तो फिर वो बिहार है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव अभियान अच्छा रहा, जिस प्रकार जनता का प्यार आशीर्वाद मिल सका उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन पर दिख रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में जितने भी वादे किए हैं एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने अगर किसी राज्य को ठगने का काम किया है तो वह बिहार को धोखा देने का काम हुआ है। बेरोजगारी पलायन यहाँ बड़ी समस्या है। आपको बता दूं कि बिहार की पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर भाजपा के लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव और फिर राज्यसभा सांसद मीसा भारती के बीच चुनावी टक्कर होगी। जब बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में दो राज्यसभा सांसद अपनी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। इस सीट पर अंतरिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, यानी कि आज मतदान होना है। दोस्तों, जन स्वराज पद यात्रा निकाल करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शुक्रवार को उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज टीवी पर जिन दलों के नेता बयानबाज बने हुए हैं उनके आकाओं के आका मुझसे सलाह ले रहे हैं। ऐसे में उनकी बातों का जवाब देकर कि उनको अधिक सम्मान देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक दूसरे और फिर तीसरे मोर्चे की बात है, इतना ध्यान रखिए कि अगर मैं कोई भी मोर्चा बना रहा हूँ तो फिर बिहार में सिर्फ वही एक मोर्चा बचेगा, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में जन स्वराज दल बनता है तो फिर आप देखिएगा सिर्फ एक ही दल बचेगा, दूसरा कोई दल नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोगों को एहसास नहीं कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं, मैंने काम छोड़ा है उसकी समझ नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा है कि मैं जो अभी तक काम किया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो देश के सामने है, सब जानते हैं। नीतीश कुमार ही क्यों, मैंने नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया है। इसके अलावा मैंने 10 राज्यों में चुनाव जितवाए हैं। मैंने जो भी काम किया है अपने दम पर किया है, दूसरे राजनेताओं की तरह मेरे पिताजी ने मुझे करके नहीं दिया है। दोस्तों,
दोस्तों बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जून को बिहार के बेगूसराय में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां खबर के अनुसार ये जॉब कैंप पनहास चौक के समीप ITI कैंप स्थित संयुक्त श्रम भवन में आयोजित किया जाएगा। जो युवा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने दस्तावेजों के साथ 8 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इस जॉब कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि इस जॉब कैंप के माध्यम से 200 पदों पर इंटर और फिर उससे अधिक पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। युवक के लिए उम्र सीमा 18 साल से 29 साल और फिर लड़कियों के लिए 18 साल से 35 साल होगा। आपको बता दें कि जिला नियोजन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8 जून को लगने वाले जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियां क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड भाग ले रही है। ये युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान करेगी। युवा NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप बिजली चोरी करते हैं तो अब आपकी खैर नहीं। जहाँ जो भी बिजली चोरी करते हैं उनको अब बिजली विभाग कड़ी से कड़ी सजा देने वाली है। आपको बता दें कि अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से चोरी से बिजली उपयोग करने वालों पर विभाग द्वारा शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। विभागीय निर्देश के आलोक में बीते 29 मई को गठित टीम द्वारा छापेमारी के दौरान अवैध रूप से चोरी से बिजली का उपयोग करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कनीय विद्युत अभियंता राजेश कुमार ने पलासी थाना में सुख सेना पंचायत के उन 4 लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कराया है, जिसमें सुख सेना पंचायत के वार्ड 6 से 6 के मोहम्मद खलीलुर रहमान, मोहम्मद जवादुल हक, वार्ड 4 के मोहम्मद शकीलुद्दीन तथा इसी वार्ड में मोहम्मद मैनुल को आरोपी बनाया गया है। दर्ज मामले में जय ने जिक्र किया है कि ये सब इन लोगों को द्वारा अवैध रूप से चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जिससे विभाग को राजस्व की क्षति हुई है। दोस्तों बिहार में भीषण गर्मी और फिर हीट वेव के कारण त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। जब बिहार में गर्मी और लू से अब तक कई लोगों की जान गई है। इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है कि मौसम विभाग ने बिहार में मानसून की एंट्री का अपडेट बता दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में तय समय से 2 से 3 दिन पहले मानसून की एंट्री होगी। दरअसल मौसम विभाग ने केरल में 1 जून को मानसून की दस्तक देने की संभावना जताई थी, लेकिन संभावित तारीख से 2 दिन पहले ही यानी कि 30 मई को ही दक्षिण पश्चिम मानसून में केरल और फिर उत्तर पूर्व में दस्तक दे दी है। जब मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि बिहार में मानसून की एंट्री 15 जून को होगा, लेकिन अब इसको लेकर के नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जिस तरह से केरल में मानसून ने 2 दिन पहले दस्तक दी है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर बिहार में भी तय समय से पहले 2 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग के माने तो मानसून की एंट्री से पहले राज्य में यानी कि बिहार में प्री मानसून की बारिश होगी। केरल में दस्तक देने के बाद मानसून नॉर्थ ईस्ट के राज्य में 2-3 दिन बाद आता है। जब फिलहाल मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, जब अगले 24 घंटे के भीतर इसके कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवेश करने की संभावना है। जब बिहार में मानसून की आगमन की तारीख 15 जून है। हालांकि जिस रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है, परिस्थिति अगर ठीक ठाक रहा तो फिर इससे 2 दिन पहले ही मानसून की बिहार में एंट्री हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आप अभी तक KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जाकर के सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो अगर आप अपने बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। बिहार में तीखी धूप और उमस के साथ बढ़ते पारा ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जीना दुश्वार कर दिया है। बीते बुधवार को बिहार के विभिन्न जिलों के विद्यालयों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वो काफी मर्माहत और विचलित कर देने वाली है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव स्तर से सभी विद्यालयों को 8 जून तक बंद करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक विभाग के मुख्य सचिव ने जिले के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को VC के माध्यम से सभी शिक्षकों को सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय में रहने का निर्देश दिया है। एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव आदेश को पलट करके धता बताते हुए कार्य किया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश पर स्पष्ट पत्र जारी नहीं होने से बिहार भर के सभी शिक्षक आक्रोशित और फिर उद्वेलित है। शिक्षकों का आक्रोश आज ट्विटर पर देखने को मिला, जहां आज दोपहर 2 बजे से शिक्षकों द्वारा ट्विटर पर अपना आक्रोश #टीचर्स लिव्स मैटर के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। ये पूरे देश के टॉप ट्रेंड लिस्ट में शामिल है।
दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 7वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब जुबानी जंग हुई है। एक दूसरे पर तंज भी कसे और बयानबाजी भी हुई। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लोग भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने से जोड़ करके देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा। तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती के लिए वोट मांगते हुए बिना नाम लिए इशारों में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को भी आड़े हाथों लिया। जब उन्होंने कहा कि आजकल फिल्मी जगत के लोग भी चुनावी दांव खेल रहे हैं, अब हमको भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना होगा। तेज प्रताप यादव के इस बयान को लेकर के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह से जोड़ करके देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव खुद अपने मंच पर भोजपुरी अभिनेता को चुनावी प्रचार में ला सकते हैं, तो फिर अभिनेता अगर नेता बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो फिर गलत क्या है। जब लोकतंत्र इसी का नाम है, हर किसी को चुनावी दांव खेलने का अधिकार है। दोस्तों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से लंबी छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि आगामी 3 जून से 30 जून तक के पाठक छुट्टी पर रहेंगे। जब वहीं पर उनकी अचानक छुट्टी पर जाने के फैसले को स्कूलों में टाइमिंग विवाद और फिर शिक्षकों की छुट्टी से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 8 जून तक स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन के पाठक के आदेश को संशोधित करके शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार के पाठक से बेहद नाराज हैं। इसी बीच के पाठक ने ईएल लीव के लिए आवेदन दिया है। आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी आज रिटायर हो रहे हैं। के पाठक की अनुशंसा पर भी सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया। आपको बता दें कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पाठक के काफी भरोसेमंद अधिकारी हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिलना भी एक कारण हो सकता है। के पाठक की अचानक लंबी छुट्टी पर जाने के से सवाल उठने लगा है कि क्या के पाठक फिर से शिक्षा विभाग में लौटेंगे या फिर विभाग से सरकार उनकी विदाई कर देगी। ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन ये जो जानकारी सामने आई कि के पाठक करीब 1 महीना तक छुट्टी पर जा रहे हैं, ये काफी हैरानी वाली बात है।